जय हिंद साथियों। राम राम। पिछली 2-3 क्लासों में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले गारसादा तासी के बारे में पढ़ा, फिर हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा, फिर मिस्र बंधुओं के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास में एक चमकता हुआ सितारा है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आविर्भाव हिंदी साहित्य के लिए स्वर्णिम युग के समान सिद्ध हुआ, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा दी। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वह इतना अस्त व्यस्त था कि कोई एक निर्धारित पुस्तक या निर्धारित मापदंड नहीं था। शुक्ल जी द्वारा जो काल विभाजन किया गया वह इस तरह है। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में जो सर्वोच्च स्थान है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वह सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिवर्धित करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया, जो सन 1929 में प्रकाशित हुई थी और जिसका नाम रखा उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। और यही हिंदी साहित्य का इतिहास जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1940 में संशोधित और परिवर्धित करके इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित कराया। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार का पहली बार सुव्यवस्थित ग्रंथ लिखने का श्रेय आचार्य शुक्ल जी को ही जाता है। इस ग्रंथ की भूमिका में शुक्ल जी ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अर्थात साहित्य के इतिहास के प्रति जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि है वह दृष्टि हमें इस ग्रंथ की भूमिका में ही दिखाई दे जाती है। अर्थात इस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने लगभग 1000 कवियों को सम्मिलित किया, वह किसी विशेष युग में जो प्रवृत्ति प्रधान रहती है, चाहे आदिकाल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, चाहे रीतिकाल हो। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि आदिकाल में वीर गाथा की प्रवृत्ति प्रधान रही, तो उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रख लिया। चित्तवृत्ति का मतलब होता है जनता के मन की जो वृत्ति होती है, अर्थात किसी समय विशेष में जनता का मन किस विशेष परिवर्तन से गुजरता है, किसी समय विशेष में जनता के मन में कौन सी विशेषता है, कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रही है। जैसे भक्ति काल में भक्त कवियों की एक बाढ़ आ गई थी, तो उस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसका नाम पड़ गया भक्ति काल। तो तात्पर्य यह है कि किसी समय विशेष में जनता की चित्तवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से काल विभाजन का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही दिया जाता है। इस पुस्तक में आचार्य शुक्ल जी ने लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र को सम्मिलित किया है। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में बांटने का या विभाजित करने का प्रयत्न
किया है। अर्थात पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 स्पष्ट कालों में विभाजन का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा, जिसकी समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, अर्थात अगर हम इसे सन में परिवर्तित करेंगे तो सन 993 से सन 1318 ईस्वी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा नाम बताया वह है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है। अर्थात दूसरे काल का नाम उन्होंने पहली बार दिया था पूर्व मध्यकाल, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने परिवर्धित संस्करण प्रकाशित किया था सन 1940 में, तो उसमें उन्होंने इसका भक्ति काल नाम भी रखा। इसकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की थी विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700। तीसरा काल आता है उत्तर मध्यकाल, जिसका नाम उन्होंने रीतिकाल रखा। अर्थात उत्तर मध्यकाल जो तीसरा काल माना जाता है, उसे रीतिकाल नाम देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक मानी है। चौथा काल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहा, जिसकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की थी विक्रम संवत 1900 से विक्रम संवत 1984 तक, और आज तक जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल, गद्य काल या आधुनिक काल के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक काल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 भेद किए थे: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान का मतलब जब भारतेंदु हुए थे, द्वितीय उत्थान अर्थात संक्रांति का, प्रथम उत्थान जिस समय भारतेंदु का जन्म हो गया था, द्वितीय उत्थान जिस समय भारतेंदु अपने चरम उत्कर्ष पर थे, तृतीय उत्थान जब महावीर प्रसाद आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया, जिससे प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान नाम दिया है। इसके साथ ही शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया है, जिसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करके फिर पुनः उन्हें 2-2 भागों में विभाजित किया है। जो मुख्यतः 2 भाग विभाजित किए थे, उसमें पहला नाम आता है निर्गुण धारा। निर्गुण धारा से तात्पर्य है कि ऐसा ईश्वर जो निराकार है, जिसका न तो रंग है, न रूप है, न जाति है, न कुल है, न वंश है, उस निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को उन्होंने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत रखा। और दूसरा जो विभाजन है, उन्होंने सगुण धारा रखा। अर्थात ऐसे भक्त कवि जो अवतारी पुरुष की उपासना करते हैं, अवतारी भगवान की आराधना करते हैं, सगुण मूर्ति के उपासक हैं, ऐसे भक्तों को उन्होंने सगुण धारा के अंतर्गत रखा। निर्गुण धारा का उन्होंने पुनः विभाजन किया, जिसमें पहला नाम आता है ज्ञानाश्रय शाखा, जिसके प्रमुख कवि संत कबीर माने जाते हैं, और दूसरा नाम आता है प्रेमाश्रय शाखा, जिसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। अर्थात निर्गुण धारा को उन्होंने पुनः 2 भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। फिर सगुण भक्ति धारा को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला नाम आता है राम भक्ति शाखा, जिसकी सर्वश्रेष्ठ कवि और सर्व प्रमुख कवि संत तुलसीदास माने जाते हैं, और दूसरा नाम है सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा तथा यह नामकरण निम्न 12 ग्रंथों के आधार पर किया, जो निम्न है। विजयपाल रासो, पहला नाम आया है विजयपाल रासो, जिसके रचयिता नल सिंह थे। दूसरा नाम आता है हमीर रासो। तीसरा आता है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद बरदाई थे। चौथा नाम आता है परमाल रासो, जिसके रचयिता जगनीक थे। परमाल रासो साथियों एक ऐसा ग्रंथ है जो वीर रस से संबंधित है, जिसमें वीरता का बखान किया गया है, या वीर गाथा से संबंधित काव्य है। इसके जो रचयिता है वह जगनीक माने जाते हैं। इसमें आल्हा और उदल की वीरता का बखान किया गया है। खुमान रासो, बिसलदेव रासो,
नरपति नालह इसके रचयिता है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली, इन तीनों रचनाओं के जो रचयिता है वह मैथिली कवि विद्यापति हैं। फिर नाम आता है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश का जो रचयिता है वह भट्ट केदार हैं। और जय मयंक जस चंद्रिका का रचयिता मधुकर कवि है। खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो का नाम साथियों आपने सुना होगा। अमीर खुसरो जो आदिकाल के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने उस समय खड़ी बोली का अच्छा प्रयोग अपने काव्य में किया था। तो खुसरो की पहेलियाँ भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखने के लिए या देने के लिए इन 12 ग्रंथों का प्रयोग उन्होंने किया था। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, वह इस प्रकार है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। अर्थात प्रबंध काव्य के बारे में उन्होंने लिखा है कि वह विस्तृत वनस्थली के समान है। और जो मुक्तक काव्य होता है, अर्थात जिससे क्षणिक आनंद प्राप्ति होती है या कुछ समय के लिए हमारे चित्त को प्रसन्न कर देता है, वह मुक्तक काव्य क्या है, एक चुने हुए गुलदस्ते के समान है। तो इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास इस तरह लिखा, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार स्तंभ ग्रंथ माना जाता है। अर्थात अगर हम हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को निकाल देते हैं तो हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों की जो नींव है वह नींव हिल जाएगी। अर्थात जो नींव है हिंदी साहित्य के इतिहास की, जो नींव रखी वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रखी। क्योंकि इसके बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए वह सब ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार मानते हुए लिखे गए, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापना के विरुद्ध या उनकी सहमति के आधार पर लिखे गए। तो इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होता है। इसके बाद साथियों हम आगे के जिन्होंने जो साहित्यकार हुए, जिन्होंने काल विभाजन किया, उन महत्वपूर्ण साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों।